वेलकम बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी के क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 में फंक्शंस का क्या मतलब है। इससे पहले मेरा लेक्चर आपने अगर ना देखा हो रिलेशंस के ऊपर, तो पहले उसको देख लीजिए, तब आप ये फंक्शंस देखिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। मैं इसमें कुछ ऐसी बातें करूँगा जो रिलेशंस से रिलेटेड हैं। तो पहले रिलेशंस वाला चैप्टर आप देख लीजिए, मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए और पहले रिलेशंस देखिए, फिर आप फंक्शंस पे आइएगा। खैर, फंक्शंस चैप्टर फंक्शंस टॉपिक समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेशंस क्या होता है। तो रिलेशंस मैंने आपको बताया था कि कुछ मैथमेटिकल रूल्स होते हैं। जैसे दो सेट का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, ए क्रॉस बी, तो उसमें क्या आता है, उसमें कई सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं इस टाइप के, जैसे x1 y1, x2 y2 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं। इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से कुछ इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल रूल को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक मैथमेटिकल फॉर एग्जांपल एक मैथमेटिकल रूल मैंने दे दिया y=x+1। ठीक, इस मैथमेटिकल रूल को सेटिस्फाई करने वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है 1,2, तो x की जगह 1 रखो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये पॉइंट इस रिलेशन को इस मैथमेटिकल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये पॉइंट, ये x1 y1 या 1,2 पॉइंट आ जाएगा रिलेशन के अंदर। किस रिलेशन में आ जाएगा, इस रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, 1 2 आ जाएगा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये एक रिलेशन बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे रिलेशन हम बना सकते हैं ए क्रॉस बी के अंदर। द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट वी कैन मेक फ्रॉम ए टू बी इन ए क्रॉस बी इज 2 to the power mn, where m and n are the number of elements in a and b respectively। ठीक है, तो खैर, ये तो रिलेशंस में मैंने आपको पूरा आपको बता रखा है, ये थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करा दिया है यहाँ पे। बस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि रिलेशंस होता क्या है। रिलेशंस कोई भी मैथमेटिकल रूल होते हैं जिसको हम लोग ये इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। इस टाइप की इक्वेशंस को हम लोग रिलेशन कहते हैं। ठीक है, और ये इक्वेशन कुछ भी हो सकती हैं, है ना। जैसे मैंने ये लिख दिया x² + y² = 9, या लिख दिया y² - x² = 4। ठीक है, इस टाइप के। या ये लिख दिया कि x = y+1, या लिख दिया x = y, या ऐसे बहुत सारे रिलेशंस हम लिख सकते हैं, रिलेशंस, या फिर इसको कह सकते हैं मैथमेटिकल रूल। ठीक है, और ये हैं इक्वेशंस, तो इनको हम लोग रिलेशन बोलते हैं। लेकिन इन सब को हम लोग फंक्शन नहीं बोल सकते। फंक्शंस कुछ स्पेशल रिलेशंस होते हैं। फंक्शंस आर सम स्पेशल रिलेशंस। अब इसके ऊपर हम लोग बात वैसे तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपको हिंट दे रहा हूँ। जैसे ये वाला जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये फंक्शन है। अभी बाद में बताऊंगा क्यों है क्यों नहीं है, ये सब बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग किस चीज़ पे आएंगे, पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। फंक्शन के लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं वो देखते हैं। कंडीशंस फॉर अ रिलेशन टू बिकम अ फंक्शन। कंडीशन लिख देता हूँ, कंडीशन for a relation to become a function। कंडीशन फॉर अ रिलेशन टू बिकम फंक्शन, पहली कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन इज, ये आपको ड्रॉ करके बताऊंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें ए सेट ये है, बी सेट ये है, यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे x के, और यहाँ एलिमेंट्स हैं y। ठीक है, और इसके अंदर मान लो मैंने डाल दिया x1 x2 x3 x4 x5 x6, मान लो ये सब एलिमेंट्स किस में, ये सब एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर। ठीक है, और सेट बी के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 एंड सो ऑन। ठीक,
से में मतलब नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, इसको अगर लिख करके देखा जाए तो पहली कंडीशन है कि ऑल द प्री इमेजेस इन डोमेन must have an image in codomain इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग कुछ दो चार वर्ड्स लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा प्री इमेजेस, डोमेन, इमेजेस और कोडोमेन। इन चारों वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको ये रिलेशंस वाले लेक्चर में बता रखा है, लेकिन इसमें देखिए प्री इमेजेस होती हैं एक्स के, ये यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं आगे वाले सेट के, ये ए क्रॉस बी जो आपने किया है यहाँ पे, उसमें से जो ए के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, आगे वाले के, इनको हम लोग प्री इमेजेस बोलते हैं। ये सब प्री इमेजेस हैं, ये सब आपकी प्री इमेजेस हैं। और इधर ये सब आपकी क्या है, ये सब इमेजेस हैं, ठीक है। इनमें से कुछ इमेज होती हैं, कुछ नहीं होती हैं इमेज, ठीक है। अभी बताऊंगा क्यों, ठीक है ना। तो कहने का क्या मतलब, प्री इमेजेस, ऑल द प्री इमेजेस मतलब सारी प्री इमेजेस। इसमें कितनी प्री इमेज लिखी है, x1 से लेके x6 तक के 6 प्री इमेज लिखी हुई हैं, ठीक है ना, 6 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो ये, और इस वाले सेट को हम लोग कहते हैं डोमेन, और इस वाले सेट को हम लोग कहते हैं कोडोमेन, ठीक है। तो डोमेन की जितनी भी प्री इमेजेस हैं उन सब का कनेक्शन होना जरूरी है इधर वाले कोडोमेन में, किसी न किसी से होना जरूरी है। जैसे x1 का कनेक्शन आपने कर दिया y2 से, x2 का कनेक्शन कर दिया y1 से, x3 का कनेक्शन कर दिया y3 से, x4 का कनेक्शन कर दिया y5 से, x5 का कर दिया y4 से। अच्छा, x6 को हम छोड़ दें, अगर हम x6 को छोड़ देंगे तो ये फंक्शन नहीं बन पाएगा, है ना। उस केस में ये फंक्शन नहीं, ये एक रिलेशन रहेगा। तो फंक्शन बनने के लिए इसको x6 को भी कनेक्ट होना जरूरी है यहाँ पे। तो अब पहली बात तो, अगर ये सारे के सारे प्री इमेजेस उधर इमेजेस से कनेक्टेड हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है किसकी, फंक्शन होने की a टू b, एक फंक्शन बनने की a टू b में। अब दूसरी कंडीशन क्या है वो देखते हैं हम लोग, कंडीशन नंबर 2। इसको पहले लिख करके देख लेते हैं। ये यहाँ मैं एक डायग्राम सा बना देता हूँ आपके लिए, समझाने के लिए यहाँ पे आपको बना रहा हूँ मैं। और इसको जो है डेफिनेशन इसकी लिख दे, पॉइंट नंबर 2 का क्या मतलब है ये आप समझिए। कह रहे हैं कि पॉइंट नंबर 2 में कि द प्री इमेज कैन नॉट have more than one image, ठीक है। तो किसी भी प्री, यहाँ पे बात क्या हो रही है, प्री इमेज की बात हो रही है और इमेज की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं, मोर देन वन इमेज नहीं हो सकती, कैन नॉट। तो यहाँ पे अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, x1 x2 x3 x4 x5, और यहाँ पे y1 y2 y3 y4 y5 y6, यहाँ पे भी ले रहे हैं सेम ऐसा कुछ, x1 x2 x3 x4, और कुछ यहाँ ले लिया है y1 y2 y3 y4, कुछ ऐसे ले लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए क्या नहीं हो सकता है, पहले ये देखते हैं हम लोग। ये जो स्टेटमेंट है कैन नॉट वाला स्टेटमेंट, वो देखते हैं कि क्या नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है कि x1 का कनेक्शन y1 से हो और x1 का कनेक्शन y2 से हो और x1 का कनेक्शन किसी और से हो जाए। मतलब x1 का कनेक्शन इधर 2 से नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक। अगर x1 का कनेक्शन है y1 से, x1 इक्वल टू y1 है और x1 ही इक्वल है y2 के भी, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है फिर, ठीक। तो एक प्री इमेज
दो इमेजेस नहीं रख सकती है, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं इसको। एक प्री इमेज दो इमेजेस नहीं रख सकती हैं, लेकिन इसका उल्टा हो सकता है। इसको आप समझिए, इसका भाई साहब उल्टा आपका हो सकता है कि दो प्री इमेजेस या तीन प्री इमेजेस या सारी प्री इमेज किसी एक इमेज से जाके चिपक जाएं। कि मतलब भैया ये यहाँ पे x1 जो है जाके चिपक गया y1 से, तो x1 का कनेक्शन हो गया y1 से, x2 भी चला जा रहा है वहीं चिपक रहा है, x3 भी जा रहा है वहीं जा रहा है, x4 मान लो इधर चला गया, x5 मान लो यहाँ चला गया। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इसको हम लोग फंक्शन कह देंगे कि तुम लोग जो है फंक्शन बन सकते हो यहाँ पे। ये फंक्शन हो सकता है f फ्रॉम a टू b, अगर ऐसा हो रहा है तो। लेकिन ये चीज नहीं, इधर वाली चीज़ नहीं हो सकती कि x1 जाकर के y1 और y2 दोनों से चिपक जाए। ये गलत है भाई। ये हो सकता है कि x1 x2 y1 से चिपक जाए, ठीक है ना। तो इसको कनेक्शन आप समझ गए। अब इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल अगर कर दिया हमने, तो ही हम कहेंगे कि ये फंक्शन है, ठीक है। कोई भी एक फंक्शन जो दिया हुआ है, जो मैथमेटिकल रूल आपको दिया हुआ है, वो मैथमेटिकल रूल फंक्शन होगा तब जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, नहीं तो नहीं होगा। चलो अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, दो चार वर्ड्स वगैरह क्लियर कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या होती है, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये कुछ यहाँ पे नंबर लिख दिए मैंने, x1 x2 x3 x4, रिवीजन से कर लेते हैं यहाँ पे x5, और यहाँ है y1 y2 y3। एक चीज़ और बतानी रह गई है, y4 y5 y6, ठीक है। और मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है यहाँ, इसका कनेक्शन कर दिया है यहाँ, इसका कनेक्शन भी इसी में कर दिया है, इसका कनेक्शन इसमें कर दिया है, और इसका कनेक्शन मैंने इसमें कर दिया है यहाँ पे, ठीक। तो इसको बोल दिया ए सेट, इसको बोल दिया बी सेट, ठीक। ये पहली बात तो फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। क्योंकि जल्दी से चेक कर लो, यहाँ सारे के सारे प्री इमेजेस कनेक्टेड हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो प्री इमेजेस हैं उनकी कोई भी ऐसी प्री इमेज नहीं है जिसकी दो इमेजेस हों, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो लिखने जा रहा था मैं वो ये था कि इन x1 x2 x3 इन सब को हम लोग कहते हैं प्री इमेजेस। ये इसको 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 इन सब को क्या कहते हैं, प्री इमेजेस। और इनको हम लोग कहते हैं इमेजेस। जैसे ये y1 हो गया, y2 हो गया, y3 हो गया, ये सब क्या है, ये सब इमेजेस हैं, ठीक। इस वाले सेट को, ए वाले सेट को हम लोग कहते हैं डोमेन, और बी वाले सेट को हम लोग कहते हैं कोडोमेन। और बी वाले सेट के अंदर, बी वाले सेट के अंदर जो एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, जैसे y1 कनेक्टेड है, y2 कनेक्टेड है, y3 कनेक्टेड है, और y6 कनेक्टेड है, उसको हम लोग कहेंगे रेंज, ठीक है ना। तो कोडोमेन के अंदर रेंज होती है, ठीक। कोडोमेन क्या है, बी वाला सेट, पीछे वाला सेट, और उसके अंदर होती है रेंज। ऐसा हो सकता है कि यहाँ की कुछ एलिमेंट्स छूट जाएं, जैसे ये y4 y5 छूट गए, इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि ए का कोई छूट जाए, ठीक है ना। पीछे वाले सेट, बी वाले सेट में कुछ भी छूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए वाले सेट में कोई नहीं छूटना चाहिए, तब वो फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम लोग हमेशा लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि a टू b एक फंक्शन बनाया गया है, f इज़ अ फंक्शन सच दैट इट इज़ फ्रॉम a टू b, इसकी मैपिंग की गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जल्दी से समझ लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमने इसको ट्रांसफॉर्म करके लिख दिया। तो f के अंदर x की जगह पे जब तुम कोई वैल्यू रखोगे, ठीक है, तो वो कुछ काम करेगा f उसके ऊपर, और उस वैल्यू के ऊपर कुछ काम करके आपको कुछ और वैल्यू दे देगा, उस वैल्यू को कहेंगे y।
इसको समझने के लिए बहुत इजी सा एक तरीका है, मैंने आपको रिलेशन में भी बताया था शायद, कि नहीं बताया था, शायद ना बताया हो। ये मान लो एक मशीन है, ये एफ नाम की एक मशीन है, ये यहाँ से जो है कुछ इनपुट लेती है और यहाँ से कुछ आउटपुट देती है, ठीक है। तो इसके अंदर तुमने डाल दिया x1, ठीक है ना, x1 डाल दिया, इसने बाहर निकाल के तुम्हें दे दिया y1। अब इसने किया क्या, ये f था क्या, ये f जो था ये एक मशीन थी जो कुछ ऐसा काम कर रही थी, x² + 2 कर रही थी। तो जब तुमने इस f के अंदर x1 वैल्यू डाली तो इसने क्या किया, x1 का स्क्वायर कर दिया +2 कर दिया और तुमको वापस कर दिया ये x1 का स्क्वायर +2। इसको और इजीली समझना है तो ऐसे समझो, x1 के सॉरी f के अंदर तुमने डाला 2, तो 2 क्या है, 2 एक वैल्यू है x की, उसको डालने पे फंक्शन ने क्या किया, 2 का तुरंत स्क्वायर किया, उसमें +2 किया और तुमको रिटर्न कर दिया 6। और ये 6 क्या चीज़ है, ये है वैल्यू, ये है वैल्यू y की। तो x डालने पे y मिल रहा है हमको। जैसे यहाँ पे फंक्शन के अंदर x1 डाला, यहाँ से फंक्शन के अंदर x1 डाला तो हमको क्या मिल गया, y1 मिल गया। तो fx1 = y1, इसीलिए जनरल लिखा जाता है y = fx। x डालने पे फंक्शन के अंदर y मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला कनेक्शन अगर देखा जाए तो ये कनेक्शन बता रहा है कि y6 इक्वल है f ऑफ x5 के, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको ये समझना जरूरी था आपके लिए, ठीक है, कि y = fx का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन। तो ये आपने यहाँ पे समझ लिया है कि x के वो f के अंदर, फंक्शन के अंदर x की वैल्यू डालोगे तो fx मिल जाएगा। और fx क्या होता है, fx होती है y की वैल्यू। इसको कई लोग यहाँ पे fx भी लिखते हैं, fx, ठीक है ना। ये y1 को की जगह पे मैं चाहूँ तो लिख दूँ fx1, ठीक, यहाँ पे लिख दूँ fx2, क्योंकि fx2 क्या है, fx2 y2 है ना। तो ये कई लोग यहाँ पे ऐसे भी बनाते हैं सर्किल, जैसे यहाँ पे बना दिया x1 x2 और यहाँ पे भी लिख देते हैं fx1, सॉरी fx1 और यहाँ लिख देंगे fx2। इस तरीके से ये कनेक्शन बना देंगे, ठीक। तो इस चीज़ को भी आप लोग समझ लीजिए। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे रियल फंक्शंस की। तो ये रियल फंक्शंस क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग बहुत जल्दी से देख लेते हैं कि इसका डोमेन और रेंज, इसका डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। तुरंत समझ में आ जाएगा, समझ में आ ही गया होगा आपको अब तक के कि ये डोमेन भी इसका रियल नंबर्स होता है और इसका कोडोमेन भी रियल नंबर्स होता है। मतलब इसके डोमेन में जो वैल्यूज़ हम लोग रख सकते हैं, वो वैल्यूज़ आती हैं -∞ से लेकर के इन्फिनिटी तक के कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे आप ये कुछ भी जगह 0 है, 1 है, 1.1 है, 2 है, ऐसे वैल्यूज़ आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे -1 -3.2 कुछ भी वैल्यूज़ आप उठा करके रख दो। और जो इसके कोडोमेन में जो इसकी इमेजेस बनेंगी वो भी आपकी -∞ से +∞ तक कोई भी वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं, मतलब मिल सकती है आपको, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी एज इमेज। तो इस फंक्शन को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम r टू r। और इस फंक्शन का जो सेट होता है, जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो होता है r क्रॉस r। तो r क्रॉस r में से ये फंक्शन निकल के बनता है। और y = fx में y की वैल्यूज़ आती हैं रियल नंबर से, और x के अंदर जो वैल्यूज़ रखी जाती हैं वो भी रियल नंबर से उठा के तुम कुछ भी रख सकते हो। तो ऐसे फंक्शंस तुम सोचोगे किस तरीके के दिखते हैं। तो ये देखो, ये फंक्शन आपका क्या है, ये है आपका एक रियल फंक्शन। इसमें आप कोई भी रियल नंबर x की जगह पे रख दो, जैसे आपने रख दिया 3.6 तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 4.6, है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे फंक्शन आप बना सकते हैं जो रियल फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे ये बताने का मतलब ये है
कि इसके आगे आपके पास आ जाएगा रेंज एंड डोमेन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ रियल फंक्शंस की रेंज एंड डोमेन निकालेंगे आगे चैप्टर में, ठीक है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया था ना कुछ चीज़ें फंक्शन नहीं होती हैं, तो वो कौन से ऐसे फंक्शंस, ऐसे कौन से रिलेशन होते हैं जो फंक्शन नहीं होते हैं, और एक टेस्ट होता है, वो कौन सा टेस्ट होता है ये भी देख लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। और ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या करता है, ये बताता है कि कोई रिलेशन फंक्शन है, कोई गिवन मैथमेटिकल रूल इज अ फंक्शन और नॉट। तो दिस टेल्स दैट कि कोई भी मैथमेटिकल रूल फंक्शन है कि नहीं है, ठीक। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाने से पहले हम लोग एक कोई भी मैथमेटिकल रूल ले लेते हैं या एक इक्वेशन ले लेते हैं, जिसको तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हो तो हमें पता होगा ये इक्वेशन एक सर्किल की होती है, ठीक है। ये मैंने एक्स वाई एक्सिस पे एक सर्किल बना दिया है, और इस सर्किल का रेडियस कितना है, 3 यूनिट का रेडियस है इसका। ये देखिए यहाँ पे 9 का मतलब क्या है, 3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जरा देखो, एक लाइन मैं बनाने जा रहा हूँ वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाने के लिए, और वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ले ली है और एक वर्टिकल इसको बना करके ऐसे ड्रॉ कर दिया है, वर्टिकल लाइन बना दी है, ठीक। अब ये जो वर्टिकल लाइन है ये देखो यहाँ पे कट कर रही है पहली बात तो, ठीक, और एक यहाँ पे कट कर रही है फंक्शन को, ठीक है ना, मतलब दूसरी एक्सिस को। अब हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी, ठीक है ना, ये जो यहाँ पे पॉइंट है ये x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है ये हम जानना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखे दे रहे हैं, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो हमें मिल जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8, या फिर y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस 2√2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x इक्वल टू 1 एक बार यहाँ पे कट करेगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, x की 1 है, यहाँ पे y की पॉजिटिव होगी, प्लस 2√2 आ जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, माइनस 2√2। मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट जो है ये है माइनस 2√2 वाई एक्सिस पे, और ये है पॉजिटिव 2√2 वाई एक्सिस पे, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x की एक वैल्यू, अगर तुम इसका डोमेन देखो तो इसमें x की एक वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 1, और तो इसका कोडोमेन देखो, इसके कोडोमेन में y की वैल्यू एक आ जाएगी 2√2 और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 2√2। तो ये तो फंक्शन नहीं हुआ। ये फंक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि x की एक वैल्यू y की दो वैल्यू से कनेक्ट हो रही है, जिसका मतलब क्या हुआ कि वन प्री इमेज इज हैविंग मोर देन वन इमेज, जो कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के अपोजिट है। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि एक प्री इमेज की केवल एक इमेज हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो एक से ज़्यादा इमेज बन रही है, और ये वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें बहुत इजीली बता रहा है। देखो, इसको समराइज करने के लिए बहुत इजी तरीके से समझ सकते हो कि अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट करते समय जो लाइन आपने बनाई है, वर्टिकल लाइन जो आपने बनाई है, वो कर्व को या ग्राफ को दो बार कट करे या दो से ज़्यादा बार कट करे, तो आप कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। तो ये वर्टिकल लाइन जो आपने बनाई थी वो एक बार यहाँ कट कर रही है और एक बार यहाँ कट कर रही है। इट इज़ कटिंग द कर्व एट 2 पॉइंट्स, इट इज़ मीटिंग द कर्व विथ 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि इफ
द वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन आप कहीं पे भी बना सकते हैं, कट्स द कर्व एट मोर देन वन पॉइंट, तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, देन इट इज नॉट अ फंक्शन। तब अगर ये कंडीशन लग रही है तो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, देन इट विल नॉट बी अ फंक्शन। अच्छा, तो फंक्शन कब होगा, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट लगा करके हम ये पता कर सकते हैं क्या कि फंक्शन कब होगा। देखिए बहुत इजी है, हमने यहाँ पे एक और फंक्शन ले लिया है, ये फंक्शन आपका है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है। अब ये फंक्शन अगर आप देखो तो ये है एक पैराबोला की इक्वेशन, ठीक। अगर इसको ड्रॉ करो एक्स वाई एक्सिस पे, एक्स वाई एक्सिस पे इसको ड्रॉ किया जाए तो ये पैराबोला कुछ, मैं यहाँ पे दो बना दे रहा हूँ एक्स वाई एक्सिस, और एक कंपैरेटिव स्टडी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पैराबोला है इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये किस फॉर्म का है, ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म का है, और इस पे अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाओगे तो क्या होगा, देखते हैं। इस पे मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि ये ग्राफ को दो बार कट कर रहा है, तो ये वाला फंक्शन नहीं हुआ, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब हम लोग एक और पैराबोला की इक्वेशन ले लेते हैं, और वो इक्वेशन इस तरीके की हो सकती है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक। तो इस इक्वेशन में क्या होगा कि पैराबोला आपका इस तरीके का बनेगा, अब इस पैराबोला पे वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर हम लगाएंगे तो एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, कहीं पे भी ड्रॉ कर लो तुम, ठीक है, कई सारी लाइंस मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। वर्टिकल लाइन टेस्ट मैंने लगा दिया यहाँ पे, और हो क्या रहा है वर्टिकल लाइन टेस्ट पे कि सिर्फ एक पॉइंट पे वर्टिकल लाइन कट कर रही है। देखो कोई भी वर्टिकल लाइन उठा लो तुम, कोई भी एक वर्टिकल लाइन उठा करके देख लो ये कर्व को कितनी बार कट कर रही है, सिर्फ एक बार कट कर रही है कर्व को, ठीक है। तो ये टेस्ट क्या बता रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला इक्वेशन या मैथमेटिकल रूल फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x की एक वैल्यू दो वैल्यू से कनेक्ट हो रही है y की, ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यू से कनेक्ट, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है इसका। देखो यहाँ पे y की एक वैल्यू, वहाँ पे y की एक वैल्यू x की दो वैल्यू से कनेक्ट हो रही है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास x की वैल्यू है एक -2, है ना, x इक्वल टू -2 है। इसको अगर तुम फंक्शन में रखोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, -2 का स्क्वायर मिलेगा इधर, और इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और अगर x की वैल्यू हम लोग 2 ले लें तो हमें क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4 फिर से मिल जाएगा। तो हम देख कह रहे हैं y के अंदर 4 एक हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक, और x के अंदर दो वैल्यूज रख दी -2 और 2। तो ये दोनों वैल्यूज जाके 4 से कनेक्ट हो रही हैं। इसका मतलब ये तो फंक्शन है, क्योंकि ये वाली पॉसिबिलिटी हमने बताया था हो सकती है ना, कि कई सारी प्री इमेजेस की एक इमेज बन सकती है, लेकिन ये ऊपर वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती थी। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि फंक्शन है या नहीं है। अब बेटा एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये बताता है कि फंक्शन 1 1 है या फंक्शन मैनी 1 है। ये जो हम लोग 12th क्लास का पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा मैं ये आपको। जैसे कि ये फंक्शन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाओगे तो मैनी 1 फंक्शन आएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे, चलो ये बाद में बात करेंगे मैनी 1 और 1 1 की।
अब बेटा हम लोग ये बात करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन। ठीक है, तो ये समझते हैं कि डोमेन और रेंज होता क्या है और इसको निकालना भी सीखेंगे हम लोग। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन। तो पहले हम लोग जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि डोमेन और रेंज को निकालते समय ये डोमेन रेंज होता क्या है। तो ये तो आपको पता ही है, डोमेन रेंज रियल फंक्शन के क्या होते हैं, रियल नंबर्स यहाँ पे भी होता है, रियल नंबर्स यहाँ पे भी होता है। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे एक फंक्शन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने एक फंक्शन ले लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है ना। अब इस फंक्शन के रेंज एंड डोमेन के ऊपर अगर हम बात करें तो देखो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि माइनस इन्फिनिटी ना रख दीजिए और इन्फिनिटी ना रख दीजिए, क्योंकि ये नंबर्स कैसे होते हैं, ये अनडिफाइंड नंबर्स होते हैं, तो इन नंबर्स पे फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, x1, x2, x3, 0, x4 डॉट डॉट, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पे है y1, y2, y3, y4, y5 डॉट डॉट, बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूँ कि फंक्शन में अगर हम रखें x की जगह पे 0 तो हमें इमेज में क्या मिलेगा। 0 की इमेज यहाँ पे क्या मिलेगी हमें, ये इसकी इमेज इधर क्या होगी, ये हम जानना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, फंक्शन रख दिया 0, तो हमें मिल गया f0, और f0 हो गया 1/0, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, तो f0 की वैल्यू क्या आ गई, अनडिफाइंड। f0 क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। और f0 क्या है, ये कुछ y होता है ना, ये y के अंदर आता है, ये क्या होता है, इमेज कहते हैं इसको हम लोग। तो इमेज क्या हो गई, अनडिफाइंड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, 0 की इमेज क्या है, अनडिफाइंड है, 0 की कोई इमेज नहीं है, 0 डज नॉट हैव अ रियल इमेज। अब ये तो इसका मतलब तो ये हुआ कि डोमेन के अंदर 0 जो लिखा हुआ है वो छूट जाएगा, उसकी कोई इमेज ही नहीं बनेगी, है ना। 0 यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा और इसकी कोई इमेज बनेगी नहीं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये फंक्शन के रूल में हमने बताया था आपको कि डोमेन का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, ये भी ये भी ये भी, ये सब कनेक्टेड होने चाहिए। लेकिन 0 का कोई कनेक्शन बन नहीं रहा है उधर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का डोमेन करेक्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू करेक्ट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो करेक्टेड डोमेन जो होगा फंक्शन का वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर्स में से तुम्हें एक नंबर हटाना पड़ेगा, और वो नंबर कौन सा होगा, वो होगा 0। तो आप क्या करेंगे कि डोमेन ऑफ द फंक्शन को लिखेंगे r और माइनस कर देंगे उसमें से एक नंबर 0 हटा देंगे। तो इस फंक्शन का डोमेन आ जाएगा r-0, क्योंकि इस फंक्शन के डोमेन में से 0 हट जाएगा। ठीक है, अब जो डोमेन बचेगा इस फंक्शन का, उसमें हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज बनेगी। जैसे आप ले लो 1.1, तो 1.1 का 1/1.1 करोगे तो आंसर आएगा, है ना। और मान लो 1/√2 कर दिया तुमने, तो 1/√2 का भी आंसर आएगा, है ना। हर एक वैल्यू का आंसर आएगा, लेकिन 1/0 का सिर्फ आंसर नहीं आएगा। तो 1/0 का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप 0 को हटा दीजिए इस फंक्शन में से। ठीक, ये तो हम चेक करते हैं डोमेन के लिए। हम लोग क्या चेक करते हैं कि फंक्शन अनडिफाइंड कब हो रहा है, ठीक है। या हम लोग सबसे डोमेन के लिए क्या चेक करते हैं, डोमेन के लिए चेक करते हैं कि किस प्री इमेज की, किस पॉइंट की इमेज नहीं है। हम लोग चेक करते हैं x के किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए इमेज नहीं है। ठीक है, देर इज नो इमेज फॉर विच x। ठीक, और रेंज में हम लोग क्या चेक करते हैं, रेंज में हम लोग ये चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन सी ऐसी y की वैल्यू है जो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है ना,
तो उन वैल्यूज़ को आप रेंज में से हटा देते हैं। तो जो वैल्यूज़ कनेक्टेड नहीं होती हैं उन सब वैल्यूज़ को आप हटा देंगे, तो जो वैल्यूज़ बचेंगी वो रेंज हो जाएंगी। किस में से हटा देंगे? आर में से आप हटा देंगे उन वैल्यूज़ को, आर में से उन वैल्यूज़ को आप हटा देंगे, भले ही आप इस तरीके से हटाइए या अलग अलग तरीके हैं हटाने के, वो आपको बाद में बताऊंगा। तो हम लोग डोमेन और रेंज में क्या करते हैं? डोमेन में तो हम लोग यहाँ पे एक्स की वैल्यू चेक करते हैं कौन सी ऐसी है जिसकी इमेज ही नहीं है, और वाई में हम लोग क्या चेक करते हैं कि कौन कौन से वाई की वैल्यूज़ कनेक्टेड नहीं हैं। मान लो ये 2-3 वैल्यूज़ कनेक्टेड नहीं है तो ये रेंज में नहीं आएंगी, तो रेंज मतलब रियल नंबर में से ये 3 वैल्यूज़ आप क्या करेंगे? ये 3 वैल्यूज़ को आप हटा देंगे रेंज में से, तो जो रेंज होगा वो सारी वैल्यूज़ बच जाएंगी जो कनेक्टेड हैं। ठीक, अब आपने ये समझ लिया कि डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है। अब आ जाते हैं कोई एक फंक्शन को उठा लेते हैं। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन आपके लिए ले रहा हूँ। पहला फंक्शन हमने ले लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस फंक्शन के अंदर अगर हम लोग, अच्छा ये एफ एक्स क्या होता है? ये एफ एक्स होता है वाई की वैल्यू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो अब आप x के एफ एक्स में अगर आप कोई वैल्यू रखोगे, एफ एक्स में आप कुछ रखोगे यहाँ पे x की जगह पे, तो आपको वापस क्या मिल जाएगा? आपको x वापस मिल जाएगा, वही चीज़ वापस मिल जाएगी। आप 0 रखोगे तो 0 वापस मिलेगा, आप 1 रखोगे तो 1 वापस मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 वापस मिलेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन में x की क्या कोई ऐसी वैल्यू होगी जो जिसकी इमेज नहीं आएगी? ऐसी तो कोई वैल्यू मुझे नहीं दिख रही है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो भी हो जाएगी रेंज ऑफ द फंक्शन ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था। अब हम लोग कोई और फंक्शन देखते हैं। ठीक, दूसरा फंक्शन देखते हैं यहाँ पे, फंक्शन नंबर 2, वो है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब मॉड एक्स क्या होता है? पहले मॉड एक्स की डेफिनेशन समझते हैं, मॉड एक्स होता क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अगर लिखा हुआ है तो हम लोग मॉड एक्स को डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि ये माइनस एक्स देगा अगर x होगा लेस देन 0, और ये आपको x देगा अगर x होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू रख दें, मान लो तुमने x के अंदर रख दिया नेगेटिव, पहली बात तो ये समझ लो कि मॉड एक्स होता क्या है, मॉड एक्स करता क्या है। मॉड एक्स एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। आपको ये बहुत पहले से पता था कि बचपन में आपने सीखा होगा 6th-7th क्लास में कि मॉड एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जिसको कहते हैं, मॉड एक्स फंक्शन क्या करता है? किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। तो अगर आप मॉड एक्स के अंदर -2 रखोगे, -2 इसके अंदर रखोगे तो ये आपको +2 दे देगा। ठीक है, तो अब वही यहाँ पे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मॉड एक्स फंक्शन के अंदर अगर तुम एक नेगेटिव वैल्यू रखोगे, देखो नेगेटिव वैल्यू रखो यहाँ पे -2, तो ये क्या करेगा? -2 के आगे एक और माइनस लगाएगा, है ना, और उसको पॉजिटिव बना देगा। जैसे -x की जगह -2 रखो तो ये तुम्हें क्या करेगा? -2 के आगे एक और माइनस लगाएगा, इसको पॉजिटिव कर देगा और फिर ये तुम्हें दे देगा 2। ठीक, तो ये यहाँ पे इस तरीके से बिहेव करेगा किन वैल्यूज़ के लिए? लेस देन 0 वैल्यूज़ के लिए। लेस देन 0 वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन -x रहेगा, मतलब एक माइनस अपनी तरफ से लगाएगा और नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव बनाएगा। लेकिन अगर x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, खुद पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा? तो कुछ नहीं करेगा, तो वो आपको एज इट इज़ वैल्यू दे देगा। अगर आप मॉड एक्स के अंदर 2.1 रखोगे तो ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, ये 2.1 ही दे देगा। लेकिन अगर आप मॉड एक्स के अंदर -3 रखोगे तो ये क्या करेगा? -3 के आगे एक और माइनस लगाएगा और उसको +3 बना करके तुम्हें दे देगा। तो ये वाला केस तो हो गया नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए और ये वाला केस हो गया पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। तो आप मॉड एक्स फंक्शन को तो समझ गए। अब मॉड एक्स फंक्शन का रेंज एंड डोमेन हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है ना। अब पहली बात तो फंक्शन का जो सेट होता है वो क्या होता है? रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब को डोमेन उसका होता है रियल और डोमेन उसका होता है रियल। अब आप बताइए कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स लिखा हुआ है तो इसके अंदर तुम x की कोई सी ऐसी वैल्यू रख दो जो अनडिफाइन कर दे फंक्शन को। अब बताओ कोई ऐसी वैल्यू सोच के बताओ
जो फंक्शन को अनडिफाइन कर रही हो। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है? क्या एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है भी जो फंक्शन को अनडिफाइन कर रही हो? मेरे ख्याल से कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। तो हम लोग जब कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं निकाल पाते हैं जो फंक्शन को अनडिफाइन करे, इधर इधर अनडिफाइन नहीं कर रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि x की जगह पे हम ऑल रियल वैल्यूज रख सकते हैं। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑल रियल वैल्यूज रियल नंबर। अब आप ये बताइए कि अगर हम फंक्शन के अंदर रखें -2 तो वो उसका आंसर क्या देगा? वो देगा 2। जैसे फंक्शन के अंदर तुमने रखा -2, तो -2 को फंक्शन क्या करेगा? पॉजिटिव करके दे देगा 2, -3 को पॉजिटिव करके दे देगा 3, -1 को पॉजिटिव करके दे देगा 1, 0 को दे देगा 0, ठीक है, और -5 को दे देगा 5, ठीक, 6 को दे देगा 6 एज इट इज। तो तुम इधर इधर इसके रेंज में देखो हो क्या रहा है। अच्छा, ये जो इसका कोडोमेन था उसमें -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक के सारे नंबर थे, नेगेटिव नंबर भी थे, -1 -2 -3 भी थे। लेकिन तुम सोच के बताओ, क्या मॉड एक्स फंक्शन में इधर ये जो -1 -2 -3 -4 ये सब नंबर्स हैं, ये कनेक्ट हो पाएंगे कभी? ये कभी नहीं कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि मॉड एक्स फंक्शन का जो आंसर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब मॉड एक्स फंक्शन हमेशा आपको इधर पॉजिटिव आंसर देगा। ये सारे पॉजिटिव वैल्यू कनेक्ट हो जाएंगी, और जो नेगेटिव वैल्यू है वो कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, है ना। तो जो इसकी रेंज आएगी फंक्शन की, रेंज ऑफ द फंक्शन जो आएगी वो हो जाएगी ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, और जीरो भी होगा उसमें, है ना, जीरो भी आ जाएगा, क्योंकि जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, तो उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो आपके पास आ जाएंगी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और इसमें आ जाएगा यूनियन विद जीरो। तो इसका हो गया रेंज एंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। मॉड एक्स फंक्शन का रेंज एंड डोमेन आपने देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक टफ और हल्का सा टफ फंक्शन लेते हैं। मान लो हम लोग एक फंक्शन ले रहे हैं f(x) = 1/x, जो अभी लिया था हम लोगों ने। अब इस फंक्शन में मुझे बताओ कि इस फंक्शन के अंदर अगर इसका रेंज एंड डोमेन हम बनाएं, तो इस फंक्शन में कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है x की जो फंक्शन को अनडिफाइन कर दे। अब देखो, एक तरीका बता रहा हूँ आपको। फंक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर देखा करो, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर x है या कोई एक्सप्रेशन है, x में लिखी हुई कोई एक्सप्रेशन है, तो उसकी वैल्यू जरूर देखो तुम, क्योंकि x की वो वैल्यू आपको 0 दे सकती है। अब अगर नीचे 0 आ जाएगा, 1/0 बन जाएगा अगर, तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो नीचे 0 नहीं आ सकता। हमेशा याद रखो कि फंक्शन में नीचे 0 नहीं आ सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं बन सकता। तो x 0 नहीं बन सकता। नीचे क्या है? नीचे x है, डिनोमिनेटर क्या है? x है, x 0 नहीं बन सकता। तो x की जो 0 वाली वैल्यू है उसकी कोई इमेज नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमें फंक्शन में से फंक्शन के डोमेन में से 0 को क्या करना पड़ेगा? 0 को हटाना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा हमें। तो हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन के डोमेन को लिखते समय ऑल रियल नंबर्स तो लिखेंगे, लेकिन हटा देंगे क्या? 0, ठीक है। अब हम लोग इस फंक्शन की रेंज की बात करेंगे। तो रेंज में सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन को हम लोग को y लेट करना है। तो 1/x जो हमारा फंक्शन था उसको हमने y लेट कर लिया, इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली, x = 1/y। अब आपको ये चेक करना है क्या कोई y की ऐसी वैल्यू है जो छूट रही है। अगर छूट रही है तो वो रेंज में नहीं होगी, ठीक है। y की ऐसी वैल्यू आपको देखनी है जो छूट रही है कि नहीं। अच्छा, तो y 0 नहीं हो सकता, क्योंकि y अगर 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी, तो उसकी कोई प्री इमेज होगी ही नहीं। y = 0 की कोई, इधर से देखो 0, तो इधर 0 की कोई प्री इमेज इधर बनेगी ही नहीं, है ना। तो तो जो रेंज है उसमें आपको कोडोमेन में से इसके 0 हटाना पड़ेगा, तो आपको रेंज मिल जाएगी। तो रेंज ऑफ द फंक्शन f = r, मतलब रियल नंबर्स माइनस एक नंबर आप हटा दीजिए जो कि है 0। तो ये आपको मिल गई इसकी रेंज, ठीक है। तो ऐसी अब एक और फंक्शन देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, मतलब डिफरेंट इन द सेंस सेम ही है लेकिन थोड़ा सा जो है चेंज है। f(x) एक फंक्शन है जो कि है 1/x - 2,
तो अब देखो सेम चीज़ आ गई यहाँ पे, x माइनस टू डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर वाली चीज़ ज़ीरो नहीं हो सकती है। जैसे कि वहाँ पे x जो था वो डिनोमिनेटर में था x, तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता था। यहाँ पे x माइनस टू ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो फिर x माइनस टू कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है x कैन नॉट बी इक्वल टू टू। अगर x टू नहीं हो सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डोमेन ऑफ द फंक्शन बनेगा वो हो जाएगा रियल नंबर्स माइनस टू। और जब इसकी रेंज निकालेंगे तो हम लोग y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस टू लिखेंगे, और इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से कि आपको x की वैल्यू मिल जाए। तो आप इसको जो है उल्टा सिंप्लीफाई कर दीजिए, आप इसमें से निकाल दीजिए y इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू वन, या फिर x माइनस टू इज इक्वल टू वन अपॉन वाई, या फिर x इज इक्वल टू वन अपॉन वाई प्लस टू, जो कि फाइनली बन जाएगा वन प्लस टू वाई अपॉन वाई। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में y आ रहा है तो y इसमें ज़ीरो नहीं हो सकता है, अगर y ज़ीरो हो गया तो x अनडिफाइन हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर वाली चीज़ देखो क्या है, y, तो y कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ द फंक्शन आपका बन जाएगा इज इक्वल टू r माइनस ज़ीरो। तो ये आपकी रेंज हो गई और ये आपका यहाँ पे डोमेन हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिफरेंट फंक्शन एक लेते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन लेने जा रहे हैं जिसमें है एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस टू। तो अब ये देखो रूट के अंदर की चीज़ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव या ज़ीरो। रूट के अंदर की चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती रूट के अंदर की नेगेटिव? क्योंकि अगर रूट के अंदर कोई चीज़ नेगेटिव आ गई तो वो क्या हो जाती है, इमेजनरी। तो रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब क्या होना चाहिए, वो सब आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो x माइनस टू जो है, पहली बात तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने एक गलती ये की है, ये इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं हो सकता है क्योंकि x माइनस टू नीचे डिनोमिनेटर में है। तो x माइनस टू कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो आप ये स्टेप ना लिख करके इसको चेंज करेंगे। जैसे आप पहले देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। दो तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहली बात तो नीचे वाली चीज़ ज़ीरो नहीं हो सकती, तो x माइनस टू कैन नॉट बी ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि x कैन नॉट बी टू। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि x माइनस टू ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ज़ीरो हो नहीं सकता है तो केवल ज़ीरो से बड़ा ही हो सकता है ना। तो फिर x क्या हो गया, ग्रेटर देन टू हो गया। ठीक, तो x अगर ग्रेटर देन टू है तो x किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। x का जो इंटरवल बन जाएगा वो हो जाएगा ओपन इंटरवल टू से लेकर के इन्फिनिटी ओपन इंटरवल तक। तो ये आपका बन जाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन आपका आ जाएगा टू से इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगर इसकी रेंज आप निकालना चाहें तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज के लिए यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको y लेट कर लें, y इज इक्वल टू वन अपॉन में रूट एक्स माइनस टू। तो पहली चीज़ तो हमें ये साफ दिख रही है कि y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि रूट के अंदर कुछ भी लिखा होता है, अगर रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है तो वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक, दूसरी चीज़ ये जो रूट के अंदर की चीज़ है यहाँ पे वो कुछ भी हो सकती है, बट रूट के अंदर की चीज़ यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो जो कि यहाँ पे हम लोग प्रूव कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है रूट के अंदर कुछ भी। अब रूट के अंदर से तो एक पॉजिटिव चीज़ बाहर आएगी, वन भी पॉजिटिव है, तो y हमेशा क्या रहेगा, y हमेशा पॉजिटिव या ज़ीरो से बड़ा ही रहेगा। ज़ीरो से छोटा हो नहीं सकता। y कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है y कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे और y की इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस टू आ जाएगा, या फिर x माइनस टू इज इक्वल टू वन अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा, या फिर x इज इक्वल टू वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखिए, y डिनोमिनेटर में है तो y ज़ीरो भी नहीं हो सकता है, y कैन नॉट बी ज़ीरो, y इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो।
और लिखा हुआ है y नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, तो अब एक ही चांस बच रहा है। देखो ये ज़ीरो हो गया, y यहाँ पे हो नहीं सकता, इस रीजन में y हो नहीं सकता, यहाँ पे y हो नहीं सकता, तो y केवल किस रीजन में हो सकता है, इधर, जो कि ये क्या y ग्रेटर देन ज़ीरो वाला पोर्शन। तो अब आपके पास जो बच रहा है वो है y ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इससे जो रेंज ऑफ द फंक्शन निकलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ज़ीरो से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल ज़ीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक के। तो ये आपका बन गया एक रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग एक और कोई फंक्शन लेकर के देखते हैं जिसका रेंज इन डोमेन हमें निकालना है। ठीक है, तो एक फंक्शन ले लेते हैं इस तरीके से, मान लीजिए एक fx एक फंक्शन है जो कि है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 नहीं 4 ले लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अब पहली चीज़ यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, ठीक, न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में जो भी चीज़ है वो आपकी क्या है, रूट के अंदर है। तो मैंने बताया हुआ है कि रूट के अंदर की कोई भी चीज़ होती है तो वो हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी हो सकती है। अगर वो चीज़ आपकी न्यूमरेटर में है तो वो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होगी, और अगर वो डिनोमिनेटर में है तो वो सिर्फ ज़ीरो से बड़ी होगी। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, अगर आपका फंक्शन इस तरीके का है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट ऑफ समथिंग, यहाँ पे कुछ एक्स में एक एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो रूट के अंदर की चीज़ें जो कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, ये केवल ग्रेटर देन ज़ीरो लिया जाएगा। और अगर एफ एक्स में यहाँ पे रूट के अंदर ये एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग दिया हुआ है, तो ये समथिंग समथिंग एक्स स्क्वायर ये चीज़ जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप समझिएगा, नीचे रहेगा तो वो ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि नीचे ज़ीरो आ गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब अनडिफाइन हो जाएगा, और ऊपर दिया हुआ है तो ज़ीरो हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो भी लगेगा। तो अब यहाँ पे क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे आपको मिल रहा है एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको जो है मेथड ऑफ इंटरवल्स आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो मैं दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। उसके लिए क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं, उस पर इसके दोनों यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेंगे, एक -2 एक 2, और इसमें कोई भी एक ज़ीरो टेस्ट लगा करके देख लो। जैसे ज़ीरो यहाँ बीच का कोई नंबर है तो ज़ीरो यहाँ पे एक्स की जगह पे पुट कर दो तो यहाँ से निकलेगा 2, यहाँ से निकलेगा -2, 2 इंटू -2 हो जाएगा -2 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, जो कि आपका है फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। कई लोग इसको जो है प्लस माइनस प्लस भी लिखते हैं। ठीक है, तो आप जो प्लस वाले रीजन हैं वहाँ पे आप अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है या फिर x लेस देन इक्वल टू -2 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन है वो आपका हो जाएगा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर के क्लोज्ड इंटरवल -2 तक, यूनियन विद क्लोज्ड इंटरवल 2 से लेकर के इन्फिनिटी। ये आपको जो है इंटरवल्स चैप्टर में मैंने सिखाया है कि वो इंटरवल्स वाले पोर्शन में सिखाया है कि इंटरवल कैसे लिखे जाते हैं। इस चीज़ को जो है एक इंटरवल में आप ऐसे लिख सकते हैं और इस इंटरवल को आप ऐसे लिख सकते हैं इधर। ठीक है, तो ये आपका हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब आपको रेंज निकालना है, तो रेंज क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब साफ दिख रहा है कि x कैन नॉट बी निगेटिव, वो सॉरी y कैन नॉट बी निगेटिव, y कैन नॉट बी निगेटिव। क्यों निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो रूट के अंदर से निकल के आ रही है, और रूट के अंदर से कुछ भी निकल के आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमने x ऐसा चूज़ किया है। ठीक, तो अब ये y कैन नॉट बी निगेटिव, एक चीज़ हमें ये समझ में आ गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। तो अब आपके पास आ जाएगा, यहाँ साइड में देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 4, वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ
वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब वाई स्क्वायर प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब देखो ये तो चीज़ इम्पॉसिबल है, क्योंकि वाई स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव, वाई कैन नॉट बी निगेटिव, सो वाई स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये स्टेटमेंट जो है ये एक यूजलेस स्टेटमेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं, ये प्रूव कर चुके हैं, ये देख चुके हैं कि y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस स्टेटमेंट से, जो हमने यहाँ पे विजुलाइज कर लिया था। हमें पता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो वाई स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट तो हमारे लिए यूजलेस हो गया, तो हमारे पास इस स्टेटमेंट से सिंपल जो रेंज निकल के आएगी वो हो जाएगी, रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू क्लोज्ड सॉरी ओपन इंटरवल सॉरी क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के इन्फिनिटी, ये हमारी रेंज हो जाएगी उस फंक्शन की, ठीक है। अब आपको एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ रेंज एंड डोमेन के ही, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। इसका पहले तो डोमेन देखते हैं। तो डोमेन देखने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना बने। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी ज़ीरो, या फिर एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी -1, जो कि खुद में एक जो है मानी सी बात है कि एक्स स्क्वायर -1 हो ही नहीं सकता है। अगर एक्स स्क्वायर -1 होगा तो एक्स क्या होगा, एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। क्योंकि इस तरीके से आप समझिए, एक्स स्क्वायर अगर आपका -1 हुआ तो x आपका क्या हो जाएगा, √(-1), जिसका मतलब है कि x आपका इमेजिनरी डोमेन में चला जाएगा, तो रियल डोमेन में तो रहेगा नहीं थी। तो x, तो इसको ध्यान से समझिएगा, इन टाइप के स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, हम क्या इन टाइप के स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकालते हैं। देखो इसका मतलब ये हुआ, ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है, हमें ये स्टेटमेंट बता रहा है कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो आपको रियल नंबर लाइन पे 0 बना करके दे दे, है ना, -1 दे दे। अब तुम इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा समझो, x की जगह पे तुम रियल नंबर लाइन से कोई सी भी वैल्यू उठा के रख दो, -1 कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। इस x की जगह पे तुम कोई भी रियल वैल्यू रख दो, तुम्हें -1 कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें -1 तभी मिलेगा जब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में से इमेजिनरी आई उठा के रखोगे, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि रियल नंबर कोई भी रखेंगे हम, हमें -1 कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कभी नहीं आएगा। x कोई भी वैल्यू ले सकता है, x कैन बी एनी रियल नंबर, x जो है वो कोई भी रियल नंबर तुम यहाँ पे रख दो, ये कभी भी 0 नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे -1 कभी आएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन है, वो आपका ऑल रियल नंबर्स आ जाएगा, ठीक। अब इसकी रेंज निकालनी है आपको, तो इसकी रेंज निकालने के लिए यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लो, ठीक। तो इसको ऐसे सॉल्व करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x हमें एक्चुअली में x को सेपरेट करना है, तो ये हो जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब हम y इज इक्वल टू लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई और एक्स स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा y अपॉन में 1 माइनस वाई, और यहाँ मिल जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y अपॉन में 1 माइनस वाई। अब आप ये जो वैल्यू आ रही है, इसमें हम ये देख सकते हैं कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। तो वो देखने के लिए यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये y रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, देखो y ऊपर भी है, y नीचे भी है, तो y अपॉन 1 माइनस वाई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक। पूरी चीज़
अब इसको तुम लोग जो इनइक्वालिटीज़ वाले चैप्टर से अगर सॉल्व करते पढ़ा होता तुम लोगों ने, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप 1 माइनस वाई के होल स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब आपको दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा 1 माइनस वाई इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको थोड़ा सा और इधर ला करके सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा कि y इंटू 1 माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नंबर लाइन पे एक वैल्यू आ जाएगी 0, एक वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप कोई भी एक टेस्ट लगा लीजिए, 2 के लिए एक टेस्ट लगा लीजिए, तो 2 रखो यहाँ, 2 रखो यहाँ, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे तो फॉल्स आ रहा है 2 के लिए, ये ट्रू आएगा और ये फॉल्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखें तो आपकी जो y की वैल्यू है वो 0 से 1 के ही अंदर रहनी चाहिए। तो y कैन ओनली टेक वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो y जो है आपका वो बिलोंग्स टू 0 to 1 हो जाएगा आपका ये। तो जो आपकी रेंज है वो आपकी रेंज 0 से 1 के अंदर रहेगी। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 0 to 1। ठीक, और इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कोई और, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग एक थोड़ा सा और टफ सा फंक्शन ले लेते हैं और उसका रेंज एंड डोमेन निकालते हैं। तो एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, चलो पहले केवल डोमेन निकाल करके दिखाएंगे आपको, लॉग ऑफ 4x माइनस 3। ठीक है, तो इस फंक्शन का अगर डोमेन निकालने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि लॉग के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। मैंने आपको ये चीज़ अपने लॉगरिथम्स वाले लेक्चर में बताया हुआ था कि अगर लॉग ऑफ सम नंबर n लिखा हुआ है तो इसके यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि n शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे n शुड बी ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि 4x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 भी नहीं हो सकता है, 0 से बड़ा ही होना चाहिए क्योंकि लॉग 0 अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x शुड बी ग्रेटर देन 3 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 3/4। ठीक है, तो अब आपके पास अगर ये आ रहा है तो ये हो गया इसका मतलब ओपन ब्रैकेट 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट तक के, तो ये आ गया डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये कुछ छोटे मोटे फंक्शंस थे जिनके रेंज एंड डोमेन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप पोस्ट करिए, मैं उनके भी रेंज एंड डोमेन निकाल करके आपको बताऊंगा। टिल देन हैव अ गुड डे।